मैं सुरेश कुमार, सहायक आचार्य रणनीति विज्ञान, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम में मैं सभी विद्यार्थियों, सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमारा जो अध्ययन का टॉपिक है वो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ और स्वरूप के साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण, नीति निर्देशक सिद्धांतों की कमियां या आलोचना, नीति निर्देशक सिद्धांतों की उपयोगिता, मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर और नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकारों में पारस्परिक संबंध या पारस्परिक पूर्वता के बारे में चर्चा करेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, जहां मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में लिया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में यानी भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु फिर भी इस भाग में दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि या कानून निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। अमर नंदी ने कहा है, नीति निर्देशक तत्व ऐसे आदेश के रूप में हैं जो संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं। जी.एन. जोशी ने भी कहा है, नीति निर्देशक तत्वों का विधान मंडलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये उस नीति की ओर संकेत है जिसका अनुकरण संघ और राज्यों को करना चाहिए। यानी भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो कल्याणकारी राज्य की प्रतीक हैं, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने वाले हैं। राज्य चाहे संघ सरकार हो या प्रांत या राज्यों की सरकार हो या संघीय इकाइयों की सरकार हो, जब भी कोई कानून बनाए तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखे और यथासंभव अपने आर्थिक संसाधनों के अनुपात में इनको लागू करने का प्रयास करें। नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्वरूप यानी इनकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। जैसा अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इनको लागू करवाने के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। न्यायालय लागू तो नहीं करवा सकता, लेकिन सरकार को यथासंभव अधिक से अधिक प्रयास करने हैं इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का। कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य जब भी, चाहे संघ सरकार हो या संघ के घटक राज्य हो, प्रांत हो, संघीय इकाइयां हो, जब भी वो कानून बनाए तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखें और इनको यथासंभव लागू करने का प्रयास करें। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण है। संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं मिलता है। संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इनका विभाजन करने का प्रयास किया है। अगर संवैधानिक दृष्टि से देखें तो हम अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 क में कहा गया है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान होगा। अनुच्छेद 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधी। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। अनुच्छेद 42 में कहा गया काम की न्याय संगत और मानोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध हो। अनुच्छेद 43 में कहा गया कामगार या मजदूर वर्ग के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था हो। अनुच्छेद 43 क में कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूर वर्ग का भागीदारी सुनिश्चित किया जाए।
अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाए। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपबंध संबंधित है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बताया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रावधानों के लिए कहा गया है। 48 के में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा के संबंध में कहा गया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण संबंधी प्रयास करने के लिए कहा गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करने को राज्य को कहा गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने को राज्य को कहा गया है। यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, वो नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए है और राज्य जब अपना कानून बनाएगा तब इनकी यथासंभव पालना करेगा। अगर इसके अलग अलग विद्वानों के वर्गीकरण को देखें तो कुछ विद्वान इनको आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों, सामाजिक हित से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों, न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी नीति निर्देशक तत्वों, प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में इनका अलग अलग विभाजन करते हैं। अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कुछ नए नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ा गया था, जैसे बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी अनुच्छेद 43 में जोड़ी गई। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 में जोड़ी गई। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना या कमियां को देखा जाए तो पहली कमी यह नजर आती है कि नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक या कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कोई व्यक्ति नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकता, और न्यायपालिका कोई ले भी ले तो इस आधार पर राज्य या सरकार को कोई आदेश से इनको लागू करने के लिए जारी नहीं कर सकती। दूसरी बात, नीति निर्देशक तत्वों पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये काल्पनिक आदर्श मात्र है, नैतिक आदर्श मात्र है। इनको लागू करने के लिए राज्य के पास संसाधन नहीं है। राज्य को लागू करने के लिए न तो कोई न्यायपालिका इस प्रकार का आदेश दे सकती है। तीसरा, एक संप्रभुता संपन्न राज्य में ऐसे आदेश देना उचित नहीं है। यानी नीति निर्देशक तत्वों ने राज्य और सरकार को इस प्रकार से बांधने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का हर संभव प्रयास करे। लेकिन एक संप्रभु राज्य अपनी इच्छा से चलने वाला होता है, उसको किसी निर्देशों या आदेशों में बांधना उचित नहीं है। अगर ऐसा बांधा जाता है तो उसकी संप्रभुता कुछ मात्रा में सीमित हो सकती है। और चौथी आलोचना ये की जाती है कि नीति निर्देशक तत्वों के कारण संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका रहती है। यानी मूल अधिकारों को लागू करने में और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में कई बार ऐसा विरोधाभासपूर्ण वातावरण देखने को मिल सकता है, ऐसा आलोचकों ने कहा है। अगर नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता या महत्व को हम देखें तो नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति, यानी न्यायपालिका को हम लागू नहीं करवा सकते, लेकिन जब जनमत का निर्माण हो जाए उन नीति निर्देशक के तत्वों के पक्ष में, तब उस नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनाया जा सकता है। दूसरा, नीति निर्देशक तत्व नैतिक आदर्शों के रूप में महत्वपूर्ण है। यानी न्यायपालिका और कानून की शक्ति उस प्रकार की नहीं है जैसे मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए है, लेकिन फिर भी ये नीति निर्देशक तत्व हमारे सामने और राज्य और सरकार के सामने एक नैतिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि इनको लागू किया जाए, ये राज्य हित में है, समाज हित में है और लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के आधार है। शासन या सरकार के मूल्यांकन का आधार, आज के लोक कल्याणकारी राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस सीमा तक हुआ है, कितने प्रभावी ढंग से किया गया है, इस आधार पर हम भारतीय संघ सरकार और विभिन्न जो प्रांत है, राज्य है, उनकी सरकारें हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त करने में कहां तक सफल रही है। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र किस स्तर तक स्थापित हुआ है। और चौथा उपयोगिता या महत्व है सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन है।
अगर नीति निर्देशक तत्वों को सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो समाज में सामाजिक और आर्थिक क्रांति का वातावरण बनेगा, सभी को अवसर मिलेंगे और सभी व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। और पांचवी उपयोगिता यह है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की व्याख्या में सहायक है। अगर संविधान की व्याख्या या किसी अनुच्छेद को लेकर के कोई गतिरोध हो तो न्यायपालिका जिस प्रकार प्रस्तावनाओं को ध्यान में रखती है उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर किसी अनुच्छेद की सटीक व्याख्या कर सकती है, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को जान सकती है, समझ सकती है। और नंबर 6, कार्यपालिका प्रधान नीति निर्देशक तत्वों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। यानी ये सकारात्मक आदेश हैं, इनके माध्यम से कार्यपालिका जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता अपनी शक्तियों को, उसकी सीमाएं पूर्ववत बनी रहेंगी। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन या लागू किया जाना। अगर हम भारत में देखें तो संविधान लागू होने के बाद संघ सरकार, राज्य सरकारों ने नीति निर्देशक तत्वों को यथासंभव अपने आर्थिक संसाधनों के अनुपात में लागू करने का प्रयास किया है। जैसे जमींदारी और जागीरदारी प्रथा की समाप्ति और भूमि सुधार कानूनों का बनाना। ये कार्य 1951 में ही सरकार ने प्रारंभ कर दिया था और 9वीं अनुसूची में इन प्रावधानों को डाल करके इनकी रक्षा भी की है। दूसरा, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन गई हैं जो नियोजित विकास की प्रतीक हैं और इनके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को यथासंभव सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान किया गया है। तीसरा, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। जैसा अनुच्छेद 40 में कहा गया है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाएं स्थापित करेगा राज्य, तो 1959 में ही पंचायती राज का प्रारंभ हो गया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से, बगदरी गांव से। लेकिन वो एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त उस समय नहीं था। धीरे धीरे 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्रम से पंचायती राज और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। इन सारी व्यवस्थाओं से हम ये समझ सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास राज्य यानी भारत और भारत सरकार ने किया है। कमजोर वर्गों का कल्याण। सरकार ने हमेशा इस प्रकार की नीतियों को लागू किया है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने नीतियां बनाई है, उनको सुविधाएं प्रदान की है, उनको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए हैं। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है, वृद्धावस्था पेंशन स्कीम है, विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएं हैं। हर प्रकार से सरकार ने सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। सरकार ने जो आर्थिक और भौतिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए बड़े-बड़े उद्योगों और का राष्ट्रीयकरण कर दिया है, उनका सरकारीकरण किया है। पहले वो निजी क्षेत्र में चल रहे थे, बाद में सरकार ने उनको सरकारीकरण कर दिया ताकि उनका लाभ है वो हर वर्ग तक पहुंचे और उनकी नीतियां हैं वो जन कल्याणकारी हों। संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संपत्ति के अधिकार की जो व्यवस्था संविधान में अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार के रूप में की गई थी उसको परिवर्तित कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा और अब ये एक कानूनी अधिकार मात्र रह गया है। न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिल रहा है, जैसे लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है और अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की भी व्यवस्था की गई है। जो अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, वो प्रावधान 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में लागू करने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। उसको अनुच्छेद 21 क में मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है और 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बना जो 1 अप्रैल 2010 से देश भर में लागू हुआ है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। इसमें प्रमुख रूप से 4 अंतर देखे जा सकते हैं। मूल अधिकार न्याय योग्य हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं। यानी हम मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए पीड़ित पक्ष न्यायपालिका की शरण ले सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए हम न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते। दूसरा अंतर, मूल अधिकार निषेधात्मक है जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक निर्देश हैं।
यानी मूल अधिकारों की प्रकृति यह है कि वो नागरिक अधिकारों और नागरिक की स्वतंत्रताओं या व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करने के लिए राज्य को कुछ कार्य करने से रोकता है, राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं, वो जनहित में, समाज हित में, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त करने के लिए राज्य को कुछ सकारात्मक निर्देश देता है ताकि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तीसरा मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, व्यक्तियों के लिए है, और नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए है। यानी मूल अधिकार व्यक्तियों और नागरिकों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रावधान करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य को ये काम करना है। और चौथा अंतर ये है कि मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशित तत्व आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यानी मूल अधिकारों के द्वारा एक व्यक्ति राजनीतिक लोकतंत्र का अंग बन जाता है, राजनीतिक सहभागिता बढ़ जाती है। लेकिन नीति निर्देशित तत्वों को लागू करने से जो राजनीतिक लोकतंत्र का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाता है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के माध्यम से, और लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श है वो साकार हो जाता है। मूल अधिकार व नीति निर्देशित तत्वों में किस प्रकार का संबंध है? ये परस्पर पूरक है। यानी हम देखें, कुछ विद्वान इसको लेकर के विरोधाभासी विचार व्यक्त करते हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशित तत्वों में विरोध है, लेकिन ऐसा है नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के वाद में ये कहा है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशित तत्वों में कोई विरोध नहीं है, ये परस्पर पूरक है, परस्पर सहायक है, दोनों को हम समन्वित तरीके से लागू करने का प्रयास करना चाहिए। मूल अधिकार और नीति निर्देशित तत्व दोनों एक ही व्यवस्था के अंग हैं, तथा दोनों का लक्ष्य एक ही है, और वह है व्यक्तित्व का विकास और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यानी मूल अधिकार और नीति निर्देशित तत्व दोनों ही हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंग हैं, और दोनों का लक्ष्य है, उद्देश्य वो है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, और भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त करना। भूतपूर्व न्यायाधीश के सदानंद हेगड़े ने कहा है कि सिद्धांत एक ही संविधान के दो भागों में कोई असंगति नहीं हो सकती। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अपनाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई असंगति उत्पन्न नहीं की है। उनका प्रयत्न व्यक्तिगत अधिकार व सामाजिक कल्याण में समन्वय स्थापित करना था। एम वी पाइली, ग्रेनविल ऑस्टिन, के सदानंद हेगड़े आदि ने इन मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के सामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत का समर्थन किया है। यानी उन्होंने ये कहा है सभी विद्वानों ने कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं है। धन्यवाद। आज की इस क्लास में सभी विद्यार्थी ने जो सुना मुझे, और आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।